देखो यार, लास्ट टाइम पढ़ा था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और सेक्टर्स किस बेसिस पे बनाया था कि इकोनॉमी में रुपए कहाँ से आ रहा है ना। सबसे पहले समझा था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, एफिशिएंट यूज ऑफ मनी, एफिशिएंट यूज ऑफ मनी। तो अब पढ़ाई किस चीज़ की करनी है, मनी। अब मनी का एफिशिएंट यूज़ समझना है, उससे पहले समझना पड़ेगा इकोनॉमी में मनी आता कहाँ से। तो हमने आसान बनाने के लिए इकोनॉमी की पढ़ाई को कुछ सेक्टर्स में बांट दिया। अब देखो, सबसे पहले डिवीज़न किया, वो जो सबसे पहला डिवीज़न किया वो इस बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में लास्ट लेक्चर में बहुत आराम से डिस्कस किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये चीज़ यहाँ तक समझा दी थी। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे एक डिवीज़न होता है इकोनॉमी का, जिसमें हम इकोनॉमी को रजिस्टर्ड और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में डिवाइड कर देते हैं। और ये जो डिवीज़न है ये किस बेसिस पे हो रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब शर्त। सबसे पहले सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में इकोनॉमी को बांटा। सेक्टर्स इस हिसाब से बांटे गए कि मनी कहाँ से आया। जब हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बांटा तो हमको पता चला मनी या तो प्राइमरी एक्टिविटी से आ रहा होगा, या सेकेंडरी से आ रहा होगा, या फिर टर्शरी से आ रहा होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। दूसरा हमने एक चीज़ देखी कि मनी जो हमारे पास आ रहा है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रहा है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आ रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसके बाद एक डिवीज़न हम करेंगे ओनरशिप के नाम पे। किस पे, ओनरशिप, कि वो जो बिजनेस है, वो जो इकोनॉमी है, जहाँ जिस इकोनॉमी से पैसा आ रहा है, किसी फैक्ट्री से मेरे पास आ रहा है, तो उसकी ओनरशिप किसके पास है। ठीक, यहाँ तक डिवीज़न समझ में आया। अब देखो, रजिस्टर्ड और मतलब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। रजिस्टर्ड वर्ड नहीं होगा, रजिस्टर्ड वर्ड नहीं होगा, ये अलग चीज़ हो गई। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस की इकोनॉमी में शर्तें कैसी हैं। अब देखो, ऑर्गेनाइज्ड में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाएंगी जिसमें टाइम फिक्स है, सैलरी फिक्स है, मनी फिक्स्ड है, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है, सोशल सिक्योरिटी है। ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाएंगी, ऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मल सेक्टर। ठीक, और दूसरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। इसमें टाइम कुछ नहीं फिक्स। तुम्हारा किसी कंपनी से अगर रिमूवल होना है तो किन ग्राउंड्स पे होगा, वो ग्राउंड सर्टिफाइड नहीं, सर्टिफाइड एज इन एक डाउन नहीं, फिक्स्ड ग्राउंड्स नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। हाँ, तुम्हारी सैलरी कुछ फिक्स नहीं है। ये जितनी इकोनॉमीज़ हैं, अब जैसे मान लो दुकान, अगर एक लाला की दुकान पे जाओगे तो उसके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनके वर्किंग आवर्स कुछ फिक्स नहीं है नॉर्मल सेंस में, है ना। जो किसान खेती कर रहा है उसके देखो वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, छुट्टी कुछ फिक्स नहीं है, वो जब चाहेगा तब निकाल देगा, है ना। लेकिन ये तुम किसी शोरूम में चले जाओ, मान लो कोई शोरूम है जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है और वो ऑपरेट बैंगलोर में कर रहा है, तो उसके स्टाफ की निकाले जाने की कुछ शर्तें होंगी। एक टाइम बाउंड मैनर में वो खुलता होगा शोरूम। अगर तो मान लो किसी ब्रांड का है कि टाइमिंग फिक्स होगी उसकी, वहाँ पे स्टाफ की सैलरी फिक्स होगी, जब सैलरी आती होगी तो प्रॉपर टीडीएस कटता होगा, पे स्लिप आती होगी प्रॉपर, है ना। तो सारी चीज़ें कैसी हैं, ऑर्गेनाइज्ड। इसको फॉर्मल भी बोल सकते हैं, फॉर्मल इकोनॉमी। इस चीज़ का अकाउंट रख पा रहे हो चीज़ों का, ऑर्गेनाइज्ड है ये इकोनॉमी। सेम एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों हो सकती हैं। एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, वो किसी फ्रेंचाइजी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, उनकी बेसिक टाइमिंग तो फिक्स है, लेकिन सैलरी फिक्स। ठीक है। और ये भी चाह सकते हैं कि जब वो करना चाहे तब वो करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। अब देखो, ये जो डिवीज़न है ये हम इकोनॉमी को पढ़ने के लिए समझते हैं, बट अब ये जो जोमेटो जैसे लोग आए हैं, जोमेटो और स्विगी डिलीवरी वाले, ये सारे अभी नए आए हैं, है ना। रैपिडो में जो लोग काम कर रहे हैं, ऊबर में काम कर रहे हैं, ये जो वर्क फोर्स है, इसी के लिए एक प्रॉपर 2021 में टर्म कॉइन हुआ जिसका नाम रखा गया गिग वर्कर्स। फ्रीलांसिंग कर रहे हैं,
इनका काम फिक्स नहीं, ये ज़रूरी नहीं हो सकता ये डिलीवरी कर रहा हो और शाम को कहीं पे गिटार बजा रहा हो। समझ रहे हो, इसका इकॉनमी सर्टिफाइड नहीं है ना। इनको गिग वर्कर्स बोलते हैं। ये नया लेटेस्ट टर्म है, क्योंकि देखो ये इनकी जॉब एकदम अलग सी है। इनको फिट नहीं कर पा रहे हो, किस में डालूं, ऑर्गेनाइज में डालूं या फिर अनऑर्गेनाइज में डालूं। मतलब ये इस चीज़ पे इशू है, ये नया टॉपिक है, इसीलिए तुम देखो मूवी भी बनी थी कपिल शर्मा की, अभी कोई मूवी आई थी, इसी इशू को उठाया था उसने। देखा एक मूवी आई थी जिसमें वो डिलीवरी करता होता है, ज़ुइगाटो ना, कोई ऐसी मूवी आई थी, वो किसके प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रही थी, गिग वर्कर्स के। समझ में आ रहा है, ये नया टर्म है, नया टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अब ऊबर के लिए वो ड्राइव कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसको एक प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रिसीट मिल जाती है, लेकिन उसकी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखो तो वो अनऑर्गेनाइज्ड भी हैं। समझ रहे हो इस टाइप के वर्कर्स कैसे होते हैं, गिग वर्कर्स। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज समझ में आया। अच्छा अब एक बात बताओ, रेलवेज किस में आएगा, ऑर्गेनाइज्ड है ना। देखो अच्छा, एक प्राइवेट कंपनी या मान लो मेरा ड्राइवर किस में आएगा, ऑर्गेनाइज में आएगा। क्यों, ठीक है, बट मैं उसको किसी भी शर्त पे निकाल दूंगा ना, मेरे पास कोई वैलिड ग्राउंड्स नहीं होंगे। समझ रहे हो, है ना। मैं उसको एक शायद कैश दे देता हूँ, कोई रिसीट ना काटता हूँ, तो ये कैसा सेक्टर हो गया, अनऑर्गेनाइज। लेकिन ट्रेन के लिए कोई ड्राइविंग कर रहा है तो उसको पता है ना 9 बजे अगर शताब्दी एक्सप्रेस आनी है तो 9 बजे ही शताब्दी एक्सप्रेस आएगी, सारी चीज़ें उसकी फिक्स्ड है। तो रेलवे का ड्राइवर किस में आ गया, ऑर्गेनाइज्ड। एक नॉर्मल ड्राइवर आ गया, अब यही कोई सरकारी ड्राइवर होता, ऑर्गेनाइज्ड। समझ रहे हो, उसकी नियुक्ति हो रही है ना, प्रॉपर चीज़ें फॉर्मलाइज हो रही हैं। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है और ये अनऑर्गेनाइज। इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है रेलवेज। 17 लाख लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्टली हटा ही दो। इनडायरेक्टली देखो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। जो ट्रेन में आके चाय बेच रहा है वो, उसकी भी तो आजीविका, उसकी भी तो लाइवलीहुड इससे जुड़ा है। ये इनडायरेक्ट है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, रेलवे में डायरेक्टली 17 लाख जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्टली तो छोड़ ही दो। जो भेलपूरी देने आ रहा है, जो चाय देने आ रहा है, वो भी तो इसी पे डिपेंडेंट है। बट वो कैसा सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड। इकॉनमी में कहाँ से फ्लो हो रहा है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। उसको सबसे पहले नेचर पे बांट दिया कि प्राइमरी से पैसा आता है, सेकेंडरी से आता है और टर्शरी से आता है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस पे बांट रहे हैं और ये देख रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। समझ में आया। तीसरी कंडीशन क्या बताई थी, हाँ तीसरी कंडीशन क्या बताई थी, ओनरशिप। अच्छा ये चीज़ याद है ना कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों से निकल सकता है, बताया था ना। सेम प्रोडक्ट में अगर ऑयल को वो करोगे ड्रिल, ऑयल ड्रिलिंग लैंड मतलब नेचर से इन्वॉल्व है डायरेक्ट का, तेल निकाला, ये किस में आ गया, प्राइमरी। जो ऑयल निकाला वो किसी फैक्ट्री में, रिफाइनरी में गया, रिफाइन होके उसमें से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी ऐसे बाय प्रोडक्ट्स निकले, ये किस में आ गया। अब ये पेट्रोल पंप में डायरेक्टली मैंने अपनी कार में डलवा लिया है ना, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे सर्विस हुई मेरी, तो ये किस में आ गया, टर्शरी। तो तीनों एक फील्ड से सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट याद करो, इस पे एम्फेसिस डलवाया था कि यूजुअली जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ विलेज में डेवलप होती हैं। क्यों डेवलप होती हैं, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लैंड ज़्यादा चाहिए तो चीपर लैंड है, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा चाहिए, खेत में किसान करने के लिए ज़्यादा, खेती करने के लिए लोग चाहिए, पढ़ाने के लिए अकेला मैं मान लो, हाँ। अब ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ इसलिए मोस्टली कहाँ मिलेंगी, विलेज में। अब इसने गेहूं बोया, प्राइमरी एक्टिविटी, गेहूं को कहाँ जाना है, फैक्ट्री में, और ये जो फैक्ट्री में गेहूं बोया है ये यहाँ पे क्या बनेगा, व्हीट क्या बनेगा, आटा। आटा मतलब फ्लोर, आटा बन गया। आटे से क्या बन गया यहाँ पे, बिस्किट। तो मैंने क्या बताया था, सर्विस सेक्टर में क्या होता है,
वैल्यू ऐड करते हैं किस में? सर्विस सेक्टर बोल रहा हूँ, सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर बोला था ना, प्राइमरी पढ़ लिया। सेकेंडरी सेक्टर में मैंने क्या बोला था? फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री का वैल्यू एडिशन करेगी में प्राइमरी प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे देखो गेहूं के साथ क्या हो गया? बिस्किट बन गया। अब ये बिस्किट की मार्केट कहाँ मिलेगी? सिटी में। शहर में डिमांड ज़्यादा है, शहर में लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा है, तो शहर में परचेजिंग पावर ज़्यादा है, शहर में डिमांड ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तो अब इसको ये जो बिस्किट बना है ये शहर में तभी सस्ता रख पाएगा जब इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा तो उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होगा, है ना? इसलिए वो सस्ते में बेच पाएगा, कंपटीशन में टिक पाएगा। तो इसलिए शहर के पास भी रखेगा फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में भी लैंड ज़्यादा चाहिए, बताया था ये सब, कैपिटल ज़्यादा चाहिए। फिर सर्विस सेक्टर बताया था सिटी में ही क्यों डेवलप हुआ, याद? ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज क्लियर है? ऑर्गेनाइज में सबसे ज़्यादा कौन देता है एम्प्लॉयमेंट? रेलवेज। अब गेस करो अनऑर्गेनाइज में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता होगा? हाँ, टीसीएस अनऑर्गेनाइज में कैसे आ जाएगा मेरे भाई? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस नहीं, तो उनकी एक टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी ना निकालने की। ऐसा नहीं होगा कि चलो कल से मत आना। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में डिफरेंस समझो। मैं लाला की दुकान से किसी को निकालना चाहूँगा, मैं बोलूँगा जाओ, लेकिन टीसीएस में कोई किसी को बोलेगा नोटिस सर्व करेगा ना भाई, ये थोड़ी बोलेगा आना मत, एक तरीके से होगा। देखो इसमें ग्रे एरिया है, कुछ लोग ऑर्गेनाइज को भी अनऑर्गेनाइज बना देते हैं। इलॉन मस्क ने रातों रात निकाल दिए थे इतने सारे एम्प्लॉयज़, तुम बना दो, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें एक नियम से चल रही थी ना, फिक्स थी चीज़ें। इकोनॉमी तुम हमें ऑर्गेनाइज्ड चाहोगे ना, तुम सिटीजन के पर्सपेक्टिव से देखो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पक्का? तो आगे बढ़े। समझ में आया? अब अनऑर्गेनाइज्ड में बताओ सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में मिलता होगा? टेक्सटाइल्स में। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट जो मिल रहा होगा ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही सेक्टर का हो सकता है, प्राइमरी का हो। जो किसान कॉटन उगा रहा है, सूती, है ना? इसके बाद सेकेंडरी में कोई कपड़ा बना रहा होगा, मील। इसके बाद इस कपड़े से कोई स्टिचिंग कर रहा होगा, शर्ट की फैक्ट्री होगी, और ये मार्केट में सेल कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चर कर रहा है शर्ट को कपड़े से, और साथ ही साथ शर्ट मार्केट में बेच रहा है, तो यहाँ पे टर्शरी सेक्टर है। अब प्राइमरी सेक्टर भी देखो कपड़े में इन्वॉल्व है, सेकेंडरी भी इन्वॉल्व है, और टर्शरी भी इन्वॉल्व है। इसी हिसाब से बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, सब में कोई कोई इन्वॉल्व है। बस कपड़ा उद्योग में, टेक्सटाइल्स में 26 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रखा है कंट्री में, 26 लाख, मतलब रेलवे से ज़्यादा। लेकिन कपड़ा उद्योग अनऑर्गेनाइज्ड है। समझ में आ रहा है? पक्का 100%? आगे बढ़े। अब तीसरी जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को सबसे पहले किस में बांटा? नेचर पे, नेचर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उसके बाद किस पे बांटा? टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। और तीसरा बोला था क्या? ओनरशिप, कि वो जो इकोनॉमी है जहाँ से वो पैसा आ रहा है मेरे पास, अगर मैं उसको इस डिवाइड करूं कि वो फैक्ट्री किसकी है, वो कंपनी किसकी है, ये होती है ओनरशिप। एक होती है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक का मतलब होता है सरकारी, ठीक। इसके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अभी समझेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अभी इस वर्ड से समझेंगे। इसके जितने भी लोग हैं जो भी इसमें काम कर रहे हैं, जो भी सैलरीज आ रही हैं सरकार से, पब्लिक सेक्टर, बहुत सारे पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये जो कंपनी चलती हैं, पीएसयूज बताओ एग्जांपल दो। यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हाँ कैसा क्या सरकारी है, हाँ तो कैसा पब्लिक सेक्टर, ठीक। दूसरा देखो, इसके बाद देखो प्राइवेट सेक्टर, जिसमें हम खड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर, सहारा प्राइवेट सेक्टर, जियो प्राइवेट सेक्टर, ठीक। समझ में आया? अब तीसरा देखो जॉइंट वेंचर एक होता है, और चौथा होता है कोऑपरेटिव। जॉइंट वेंचर बताओ। हाँ, जब दो कंपनीज मिलके काम करें, देखो जॉइंट वेंचर का क्या, और फ्यूचर यही है। हाँ, वोडाफोन आइडिया इज़ अ गुड एग्जांपल।
वोडाफोन आइडिया। अब इसका देखो बेनिफिट क्या होता है। मान लो एक ये रोड है, ठीक, रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक। अब इस रोड को मान लो, अब ये मैं थोड़ी कंस्ट्रक्ट करूँगा, ये कौन कंस्ट्रक्ट करेगा? गवर्नमेंट, क्योंकि मैं गवर्नमेंट को हमेशा दो चीज़ें देता हूँ, एक वोट और एक टैक्स। वोट भी दिया मैंने गवर्नमेंट को, आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 326 कहता है 18 साल से उम्र का कोई भी बड़ा बंदा वोट देगा। मैं सरकार को वोट दे रहा हूँ और सरकार को टैक्स दे रहा हूँ, बदले में सरकार मुझे क्या दे रही है? लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का ही पार्ट क्या है? रोड बनाना, ठीक। अब इस रोड को बनाने के लिए यहाँ पे मुझे जो भी लोग बैठे होंगे उनको पहले क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन। अरे तुम्हारे घर के ऊपर रोड बनाने आ गया तो मैं तुमको मुआवजा दूंगा ना। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, एक रोड बननी है समझ लो, तो सरकार अब क्या होगा? सरकार का काम रोड बनाना, डेवलपमेंट करना किसका काम है ना? क्योंकि मैंने सरकार को क्या दे रखा है? वोट और टैक्स। अब सरकार मुझे बदले में डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर देगी। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे सड़क बननी थी, तो अब ये काम किसका था? सरकार का, ठीक। तो सबसे पहले सरकार यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनको हटाएगी, है ना? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिहैबिलिटेशन कराएगी, है ना? अरे पुनर्स्थापन नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करेगी ना। डिस्प्लेस करना होता है हटाना, रिहैबिलिटेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तुम्हें रहने लायक बना देंगे, रिहैब, ठीक। रिहैबिलिटेशन एक चीज़ करानी है, इसके लिए सरकार को क्या देना पड़ेगा? मुआवजा। अब एक काम मान लो, सरकार का काम क्या है? मुआवजा देना पहले तो, तब जब मुआवजा आएगा तब लैंड एक्वायर होगी, ज़मीन मिलेगी, ज़मीन अधिग्रहण होगा। जब ज़मीन आएगी तभी तो रोड बनेगी। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो, सरकार के पैसे तो मुआवजे में चले गए, अब डेवलपमेंट स्लो होगा कि नहीं? अरे कुछ तो बजट में फ़र्क पड़ेगा। तो अगर सरकार ने सोचा था कि 100 करोड़ में ये प्रोजेक्ट बनाना है, 50 करोड़ की तो ज़मीन ही आ गई, अब 50 करोड़ बचा है, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार बोलती है एसीसी सीमेंट आप आ जाओ, ठीक, और रॉ मटेरियल आप दे देना, एसीसी कंपनी, ठीक। एसीसी कंपनी रॉ मटेरियल दे देगी और किसी एलएनटी, मान लो लार्सन एंड टूब्रो को बोलती है कि तुम रोड का ठेका ले लो, ठीक। ये सारी कॉस्टिंग कर लेगी सरकार। अब सरकार 50 करोड़ खर्च कर रही है, मान लो 25 करोड़ रुपए एसीसी से खर्च करवा दिए रॉ मटेरियल में, और 25 करोड़ लार्सन एंड टूब्रो से करा दिए, तो कितना खर्चा हो गया? 100 करोड़, प्रोजेक्ट बन के तैयार, ठीक। अब देखो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी हो गई? लार्सन टूब्रो की और तीसरा एसीसी की। अब जब रेवेन्यू आएगा, जब इस रोड से टोल आएगा, फीस आएगी, तो उसी हिसाब से उसी रेशियो में बढ़ जाएगी। अब तुम टर्म्स एंड कंडीशंस तो लगाओगे ही ना कि सर आप सीमेंट लगा रहे हो तो 10 साल तक रोड नहीं खराब होनी चाहिए। समझ रहे हो? इसी को कह दो कि जॉइंट वेंचर। जब एक आदमी के पास कुछ पॉजिटिव्स हों और कुछ नेगेटिव्स हों, और दूसरे के पास कुछ पॉजिटिव्स हों और कुछ नेगेटिव्स हों, और इसके ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव्स हैं, ये दोनों मिल के काम करने लगेंगे। ये है जॉइंट वेंचर। फोन आइडिया, दोनों को डर था कि ख़त्म हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, तो क्या फिर बन गया? वोडाफोन आइडिया। अब देखो, ऐसे ही गवर्नमेंट के भी कुछ जॉइंट वेंचर्स होंगे। क्यों होंगे? मान लो एग्जाम्पल लो रोड, ठीक। सरकार हाँ बताओ। सर एक क्वेश्चन, जैसे आप 50% स्टेट गवर्नमेंट का, हाँ 50% स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, ठीक है, और 25% दोनों का, हाँ तब उन लोगों ने टोल बनाया। लेकिन गवर्नमेंट जब टोल बनाती है तब टोल, हाँ, क्योंकि हमने टैक्स दे रखा होता है, तो उस टाइप का पैसा रोड बनाने का। तुम ये कह रहे हो कि टोल क्यों लगाते हैं? हाँ मतलब अगर गवर्नमेंट को 50% स्टेट है और 25% दूसरे ने लगाया है, तो तब गवर्नमेंट क्यों पैसा लेगी? तब तो नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट को। अब यार देखो, ये तो वो सारे क्वेश्चंस हो गए कि तुम टोल क्यों वसूल रहे हो जब तुम ऑलरेडी आरटीओ का रोड टैक्स ले रहे हो। यही तो सवाल है, ये उसको उसकी मेंटेनेंस करनी है। सरकार इन सब मॉडल से स्विच कर तो रही है। अब धीरे धीरे रोड्स के टेंडर भी तो प्राइवेट पार्टीज को दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं उसका रीज़न समझो।
अभी तुमने रोड बनाई, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर, एक मॉडल चलता है देश में BOT नाम का, बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफ़र। मतलब आपने रोड बनवानी थी, सरकार को रोड बनवानी थी, तो सरकार ने खुद रोड ना बना के मान लो अडानी जी को बोला कि अडानी जी रोड बनवा दो, ठीक। तो अडानी जी ने क्या बोला कि मैं रोड बना दूंगा, बिल्ड कर दूंगा, रोड को चला भी दूंगा। चलाने का मतलब जो उसका टोल वसूलना है, ऑपरेट करना, कभी गड्ढे हो गए गड्ढे भरवाना, मेंटेनेंस, ऑपरेट या फिर मेंटेन भी कर दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, ये जो मैं खर्चा करूंगा बनाने में और ऑपरेट करने में, मुझे ये खर्चा भी तो निकालना है, ये कहाँ से आएगा? मुझे कुछ साल के लिए लीज पे दे दो। तो कोई भी इंडिया में रोड, लोग बोलते हैं प्राइवेटाइज हो गई, प्राइवेटाइज नहीं हो रही है, लीज पे जा रही है। अब वो लीज हो सकता है 50 साल की हो सकता है 10 साल की हो। इस किसके साथ? अब कंज्यूमर के साथ ये भी तो गलत हो रहा था। जो सरकारी टेंडर पास होते थे वो ठेकेदार को पता था बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफ़र नाम से बनाने हैं, बनाओ, ऑपरेट करो और ट्रांसफ़र कर दो, भाग जाओ। ये अडानी जी को करना है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र। जो अभी ठेकेदार है वो किस पे बनाते हैं? EPC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं ठेकेदारी। मैंने तुमको ठेका दिया कि शुभम ये 100 करोड़ की रोड बनानी है और आप मुझे ट्रांसफ़र कर देना। शुभम ने ये 10 करोड़ में बना दी और 100 करोड़ का क्या कर दिया? करप्शन। प्राइवेट के आने से फ़ायदा क्या होगा? अडानी ये होने नहीं देंगे, तुम होने नहीं दोगे। एक सरकारी ठेकेदार जो है वो आएगा, उसको एक ठेका पास है कि भाई 100 करोड़ रुपए का बजट आया है, रोड बनानी है, हाईवे बनाना है। उसने 10-20 करोड़ रुपए मसाला बना दिया, 10-11 का, 10-1 का मसाला बना दिया, बालू भर दी, बना के निकल लिया, उसका पैसा पास हो गया, बात ख़त्म। अब जो सरकार का इस पे खर्चा आ रहा है अगले 10 साल इसको मेंटेन करने का, जो रोड एक बार बन के 10 साल चलती, वो रोड 10 साल में 3 बार तो सही की जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या है? सरकारी में एफिशिएंसी नहीं थी, तभी तो सरकारी ठेकेदार एफिशिएंट नहीं थे, करप्शन हो चाहे जो रीज़न हो। बाबू लोग एफिशिएंट नहीं थे, बाबू लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि ये रोड 10 साल काम ही नहीं करेगी। लेकिन अडानी के यहाँ जो एम्प्लॉय ना, वो ज़रूर चेक करेगा ये 10 साल चलेगी कि नहीं, क्योंकि उनको प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करना है, इनको प्रॉफिट पे काम नहीं करना। अब देखो, मैं सरकारी और प्राइवेट ये नहीं कह रहा प्राइवेट अच्छा है सरकारी खराब, मैंने क्या बोला, कुछ के प्लस हैं। अब सरकार में पेंशन मिलती है, प्राइवेट में नहीं मिलती। सरकार हो सकता है तुमको ज़्यादा लंबी छुट्टी दे दे, प्राइवेट नहीं देगा। लेकिन प्राइवेट एफिशिएंट ज़्यादा है, प्राइवेट एक आदमी से 4 आदमी का काम कराना जानता है। तो यहाँ पे जो 4 आदमी काम कर रहे हैं और यहाँ पे एक आदमी काम कर रहा है, ये 4 आदमी के पास सैलरी जा तो सरकार और तुम्हारे टैक्स से ही रही है। जो काम एक सरकारी दफ्तर में 5 अकाउंटेंट करते, उस काम के लिए 15 अकाउंटेंट लगे हैं, तो 10 अकाउंटेंट का घर ज़रूर चल रहा है, उसके पास सरकारी नौकरी है, उसका पेंशन है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो 10 एक्स्ट्रा आदमी लगे, इस 10 का भार भी तो तुम पर है, टैक्स पेयर पर। तो तुम भी तो एफिशिएंट होगे, समझ रहे हो? दूसरा, सरकार का पैसा भी तो बचा। तुम देखो, जब सरकार ने अडानी जी से बोला रोड बना दो, तो अब जितना खर्चा है कौन कर रहा है? अब अडानी जी इस खर्चे को कितने साल में वसूलेंगे? प्रॉफिट लेके जाएंगे, नहीं तो बनाएगा ही नहीं, है ना। लेकिन तुम ये समझो, ये जो 2023 में रोड बनाने का खर्चा करना था और जिसका असली मुनाफा मिलेगा 2083 में अडानी जी को, तो यहां पे कुछ पैसा पंप किया, इसको बाद में बनाएंगे डबल, लेकिन आज तो पंप किया। अगर अडानी पंप नहीं करते तो कौन पंप करता? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का यही पैसा जो यहां ना पंप होके हो सकता है किसी सोशल सेक्टर स्कीम में चला जाए, पढ़ाई में। अब सरकार कर क्या रही है, हो क्या रहा है? रीजन ये है, ये मान लो लिमिटेड है ना गवर्नमेंट के पास भी। अभी जो गवर्नमेंट के 100 करोड़ रुपए इस हाईवे पे चैनलाइज होने थे, ये अब अडानी के हो गए। अडानी अपना प्रॉफिट 2083 तक वसूलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे ये 100 करोड़ बच गए ना आज। तो
अभी 100 करोड़ हो सकता है तुम हेल्थ में लगा दो, एजुकेशन में लगा दो, और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दो, एयरपोर्ट में लगा दो, सरकार के पास पैसा बच गया। समझ रहे हो? इस अडानी रोड भले ही बना दें पर फ्री स्कूल नहीं कभी चलाएंगे, फ्री हेल्थ कभी नहीं होगी। समझे? पक्का? क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है? वेलफेयर। समझ में आया? पक्का? ये पॉइंट क्लियर है? ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज क्लियर है? और ओनरशिप क्लियर है? ओनरशिप में जॉइंट वेंचर समझ, क्योंकि किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव। अरे तुमने पेपर 1 की क्लास चलाई, पेपर 3 की क्लास चलाई, किसी के पास एक्सपर्टीज थी डोमेन में, कंपनी 1 कंपनी 2 मर्जर कर लिया, अब तुम्हारे पास तीनों प्रोडक्ट हैं। समझ रहे हो? तुम्हारे पास 2 सब्जेक्ट की क्लास चलती थी, इसके पास 1 सब्जेक्ट की, तुमने दोनों को ऐड कर दिया, अब तुम्हारे पास पूरा कॉम्बिनेशन है। ये दोनों कोचिंग्स का क्या बन गया? जॉइंट वेंचर। सरकारी मेट्रो बन गई इसी पे। क्योंकि देखो प्राइवेट की कहीं कहीं एफिशिएंसी चाहिए, कॉस्ट कट भी होगी ना। खुद सोचो, सामने प्राइवेट सेक्टर में देखो 12-15 एम्प्लॉयज़ हैं, 200 करोड़ का टर्नओवर कर दे रहे हैं। 12-15 एम्प्लॉयज़ प्राइवेट सेक्टर है, सरकारी सेक्टर होता तो 12-15 एम्प्लॉयज़ 200 करोड़ का टर्नओवर वाला काम नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? चौथा क्या बताया था? कोऑपरेटिव्स। ध्यान है वो टेबल? मैंने टेबल बनाई थी कि इकोनॉमी में रुपए कहाँ से आ रहा है। इस बेसिस पे हमने इकोनॉमी को किस पे डिवाइड कर दिया? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स में सबसे पहला डिवीजन क्या किया? नेचर पे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। दूसरा किस पे किया? टर्म्स एंड कंडीशन पे, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? और तीसरा किस पे किया? ओनरशिप पे। ओनरशिप में पहला बताया प्राइवेट, दूसरा बताया पब्लिक, तीसरा बताया जॉइंट वेंचर, और चौथा आप क्या बताऊंगा? कोऑपरेटिव्स। ठीक, ये सेक्टर्स ऑफ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पक्का? अब देखो कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं। इंडिया में कोऑपरेटिव से भी क्या आता है? पैसा। सेक्टर्स भूलना नहीं है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है? प्राइमरी टर्शरी से। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड है वो चीज़, या फिर पब्लिक एंटरप्राइज से आ रहा है, प्राइवेट से आ रहा है, जॉइंट वेंचर से आ रहा है, या कोऑपरेटिव से आ रहा है। मतलब ना तो ये पब्लिक है, सरकारी है, ना ये जॉइंट वेंचर है, और ना ये प्राइवेट है। इसका मतलब ये तीनों का कुछ कुछ है कोऑपरेटिव। अब देखो होता क्या था, देखो जॉइंट वेंचर समझ गए, पब्लिक समझ गए, प्राइवेट समझ गए। अब देखो कोऑपरेटिव क्या है। कुछ इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती है, मैंने बताया था ना, कुछ इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती है जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजिकल R&D कराने की ज़रूरत है, सरकार को थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उसमें से बेस्ट एग्जांपल क्या है? फार्मिंग। फार्मर्स की प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहले इसको ये नहीं पता लोन कहाँ से मिलता है, और इसके पास मोस्टली इंडिया में फार्मर कैसा है? मार्जिनलाइज्ड, छोटा फार्मर है, तो इसके पास इतनी सेविंग्स नहीं होती। अगर इसकी एक फसल ख़राब हो जाती है तो ये ऋण ले लेता है, लोन ले लेता है महाजन से, है ना, फंस जाता है, डिस्ट्रेस्ड है। उस साल उसको खर्चा कैसे करना है, या एकदम से इसके घर में कोई बीमार हो गया या शादी आ गई, तो फार्मर के पास हमेशा किस चीज़ की इशू है? पैसे की। तो इसको अब लोन कहाँ से मिलेगा, उसको ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक, अब ये बताओ, उसके पास ज़मीन फिक्स है, इस ज़मीन में जितनी अच्छी सीड डालेगा, जितनी अच्छी क्या बीज डालेगा, उतनी अच्छी पैदावार होगी, प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। अब अब ये उस पर भी आते हैं। अब इस बेचारे को यही नहीं पता कि इसमें कौन सी सीड डालो, है ना। अगर ये उसकी कोई हेल्प कर दे, ऐसा नहीं वो खेती नहीं करेगा, पर तुम सोचो इसकी छोटी छोटी लेवल पे कोई हेल्प कर दे रहा है कि यार तुम ये वाला बीज डालो, यार तुम यहाँ से जाके लोन ले लो। ठीक, इसके बाद देखो फर्टिलाइज़र, खाद महंगी आती है, इस पर सरकार सब्सिडी देती है, हेल्प करने की कोशिश कर रही है फार्मर को। ठीक, अब इसको देखो, मान लो इसकी खेती करते हो, मुझे कोई इसके साथ ही साथ पर मुझे कोई समझाने वाला चाहिए। समझ में आ रहा है? पक्का? अब देखो इसका, चाइना में बहुत सारी चीज़ों की डिमांड होती है, जैसे
एग्जाम्पल बताओ अलग टाइप की चीज़ जो यहाँ नहीं खाते, जैसे स्नेल्स, सी फूड, केचुए, केचुए होते हैं, बतख का अंडा वहाँ बहुत खाते हैं, ठीक। और जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, और एग्जाम्पल दो कोई। पोर खाते, कॉकरोच खाते हैं, ठीक। अब देखो, पर इंडिया में इन सब चीज़ों की डिमांड तो नहीं है ना, इंडिया में इसकी डिमांड तो नहीं है। पर अगर कोई किसान को समझा दे कि देखो यार तुम यहाँ धान की खेती कर रहे हो, राइस की खेती कर रहे हो, राइस की खेती में वाटर बहुत यूज़ होता है, पानी बहुत यूज़ होता है ना। अब इस खेती में तुम साथ साथ फिशरी कर लो या साथ में बतख पाल लो। ये जो बतख अंडे देगी, जो बतख अंडे देगी एग, ये हम कहीं पे कलेक्ट करा लेंगे शहर की किसी जगह, और अभी सरकार का काम होगा वो चाइना में जाके बेच के आए। समझे? देखो मैंने तुमको बोला कि बतख के अंडे की डिमांड है चाइना में, ठीक है। बतख लैंड पे ही रहती है, ज़मीन पे ही रहती है, पर उसको पानी पसंद होता है, ठीक। तुमको मैंने बोला अपने खेत के पास में कुछ बतख पाल लो, और जो बतख के अंडे होंगे, अब तुम बोलोगे इंडिया में तो डिमांड ही नहीं है भाई, सर इसकी डिमांड ही नहीं इंडिया में बतख के अंडों की, है ना। तो मैं करूँ क्या? या मान लो इंडिया में इस चीज़ के 12 रुपये मिल रहे हो, चाइना में 24। तुमने कहीं पढ़ लिया सोशल मीडिया में, चाइना में तो 24 रुपये की बिकती है, मैं इंडिया में 12 की बेच रहा हूँ। अगर इसी चीज़ को 24 में बेचूंगा तो मेरी इनकम बढ़ गई। अब तुमको कोई बताने वाले नहीं है कि चाइना भेजना कैसे। तुमने अंडा तो कर लिया, तुमने बतख रख ली, अंडा हो गया, अब अंडे तुम्हारे हाथ में है, अब चाइना कैसे भेजोगे? और यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाओ, अपना सोचो। तुम तो चलो पढ़े लिखे आदमी हो, पढ़ोगे लिखोगे, तुम समझोगे, 4 चक्कर काटोगे दफ्तर के, शायद सीख जाओ। पर मैं किसान की बात कर रहा हूँ, उसको इससे मतलब नहीं है वो अंडा कहाँ बिकता है, उसको इससे मतलब है उसको पैसा कितना मिला, वो गरीब इतना है, वो चाइना एक्सपोर्ट करने की नहीं सोचेगा। समझ रहे हो? या हाँ मान लो, या फिर जैसे मान लो अब वीट और राइस यहाँ बहुत होता है यूपी में, यूपी बिहार में। अब ये चीज़ महाराष्ट्र में महंगी है, तो यहाँ महाराष्ट्र तक इस चीज़ को पहुँचाया जाए, काम किसका है? गवर्नमेंट का। अब इंडिया की मोटी मोटी 70% आबादी किसानी कर रही है। कितनी है? 50 कर रही है, कितनी कर रही है? 50% कर रही है शायद। बचपन में नहीं पढ़ते थे, एक फिगर होता था इतना % आदमी, है ना। अब इतना आदमी किसानी कर रहा है इंडिया में। अब यहाँ पे अगर फार्मर को हर स्टेप में हेल्प मिल जाए कि यार तुम डक के एग को यहाँ बेच दो, या तुम आलू की जगह मैंगो उगाओ, हो सकता है। ये सारी चीज़ें उसको कोई बॉडी बताएगी ना, कोई साइंटिस्ट टाइप के बच्चे बताएंगे, है ना। कोई उनको ये रिसर्च करके देगा। देखो प्राइवेट कंपनीज लेस के लिए रिसर्च करने वाले लोग हैं उनके पास, वो इंजीनियर रखेंगे और वो उनको रिकमेंड करते रहेंगे कि क्या करना है। पर यहाँ पे किसान को रिकमेंड करने का वाला कोई नहीं। अगर इसको मान लो सस्ती दरों पे, इंडिया में 5% चलता है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर महीने का, साल का 60% हो जाता है। पता है ना ये बात? लोकल लेवल पे महाजन होते हैं जो किसानों को पैसा देते हैं, वो 5-5% महीना ले लेते हैं ब्याज, साल का 60% हो जाता है, तो 100 रुपये के 160 हो गए। अब इसको कोई बताने वाला चाहिए ना यार, इससे क्यों ले रहे हो, बैंक से लो जाके 10-12% पे ही मिल जाएगा, और सब्सिडी लगा के शायद 8 से 9%, 7% पे ब्याज लेके लगाओ। कोई बताने वाला चाहिए ना किसान को ये सारी चीज़ें। तो ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ कोई एक आदमी चाहिए जिसकी छत्र छाया में ही काम हो सकता है और सबको एक साथ लाने की ज़रूरत है, वो आ जाते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स में। इस चीज़ की नई मिनिस्ट्री भी बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। अभी तुम्हें छोटी चीज़ लगेगी, मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। अब इसमें तुम लेकिन ये देखो ना, इसमें गेम ये है कि इसमें लोग कितने इन्वॉल्व हैं। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव है अमूल। अमूल इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव्स। अमूल किसी की कंपनी थोड़ी थी। गुजरात में आनंदा नाम का एक गांव था, वहाँ पे कुछ किसान थे, उनके पास मिल्क प्रोडक्शन बहुत होता था। इंडिया नंबर 1 है दुनिया में मिल्क प्रोडक्शन करने में। वर्गीस क्यूरियन नाम के साइंटिस्ट आए, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनसे बात करने भेजा, और यहाँ पे डेवलपमेंट किसका हो गया? अमूल का, कि तुम सब लोग सारे लोग दूध मेरे पास ला के दे दो। क्योंकि देखो किसान को पता था कि मैंने 10 लीटर दूध निकाला आज गाय से, वो दूध ही बेच सकता था। पर अमूल के पास ये एक्सपर्टीज़ थी, जो 10-10 लीटर उसने हज़ारों किसानों से लिया था, उसको वो फुल क्रीम भी बना देगा, बटर बना देगा, चीज़ बना देगा, छाछ बना देगा, सब बना देगा।
वो उसका ऑप्टिमम यूज़ कर लेगा। मैंने शुरू में ही क्या बोला था, इकोनॉमिक्स का मतलब है एफिशिएंट यूज़ ऑफ मनी, ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज फिक्स थे, वही 10 लीटर दूध था, पर अब इस बार 10 लीटर का काम अलग अलग जगह हो पाया बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स ने आके हेल्प की। सरकार ने भी मदद की, प्राइवेट एनजीओज ने मदद करी, लोगों ने जाके बात करी। समझ में आ रहा है? ये इंडस्ट्रीज होती हैं कोऑपरेटिव। आनंदा एक मतलब अमूल एक कोऑपरेटिव है। समझ में आ रहा है? कोऑपरेटिव का मतलब सहकारिता, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब इसमें देखो कोऑपरेटिव का एम देखो, अब यहाँ पब्लिक सेक्टर का एम है वेलफेयर, ठीक, सरकारी। प्राइवेट नहीं तो पेंशन क्यों देंगे, 10 से 5 ही काम क्यों कराएंगे? वेलफेयर भी रखना है पब्लिक को, सरकार को, ठीक। अब देखो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो इसको हर तरीके से समझेंगे, प्लस माइनस भी समझेंगे। पर इकोनॉमिक्स के सेंस में तुम देखो, अगर पब्लिक सेक्टर ना हो तो रिजर्वेशन किल हो जाए, वो तो मेरिट पे उठा लेगा बंदे। समझ में आ रहा है? उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कास्ट, कलर, कल्चर, रिलीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो जितना एफिशिएंट हो। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम मेरा कास्ट, कलर, कल्चर तो नहीं पूछ रहे, तो मेरा रिलीजन नहीं पूछ रहे। अब यही मैं सरकारी टीचर हूँगा तो हो सकता है हमारा रिजर्वेशन का एक प्रोविजन। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स के सेंस में देखोगे तुम पब्लिक सेक्टर हटाते ही रिजर्वेशन किल हो जाएगी। समझ रहे हो? तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब रिजर्वेशन भी कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि वेलफेयर की वजह से। मैं अच्छा बुरा नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर का कुछ हद तक माइंडसेट वेलफेयर का भी है, प्राइवेट का वेलफेयर नहीं है। प्राइवेट का सिंपल मोटिव है प्रॉफिट मेकिंग। समझ में आ रहा है? जॉइंट वेंचर भी अब देखो डिपेंड करेगा सरकार के साथ है या 2 प्राइवेट्स का है, तो उसका मोटिव भी इन्हीं दोनों के बीच में घूमेगा। चौथा बचा कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का पहला मोटिव प्रॉफिट नहीं है, इसका मोटिव प्रॉफिट तो है ही, प्लस वेलफेयर को भी प्रायोरिटी देनी है। इसीलिए फार्मर जैसे सेगमेंट्स में काम करेंगी कोऑपरेटिव्स। किसानों को ज़रूरत है कोऑपरेटिव्स की, महिलाओं को ज़रूरत है विमेन के कोऑपरेटिव्स की। गाँव की बहुत सारी महिलाओं को बता दिया कि तुम टेक्सटाइल का काम कर सकती हो, इस टेक्सटाइल के काम के लिए तुम्हें मुद्रा लोन मिल जाएगा, इस ब्रांच पे मिल जाएगा, शहर के इस पते पे मिल जाएगा। फिर तुम यहाँ से मशीन ले आना, फिर जो तुम कपड़ा तैयार करोगी ये सरकार के कोई कलेक्शन सेंटर पे पहुँचा दिया जाएगा। अब ये सरकार का काम होगा कि वो उसको कहाँ कहाँ बेच के आए। हो सकता है यूरोप बेच दे, हो सकता है भागलपुर, हो सकता है लखनऊ, पर इन्वॉल्व सब हैं। यहाँ पे मोटिव क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर। इसके साथ साथ उनकी आय भी बढ़ा दी, ये भी तो एक टाइप का वेलफेयर है। तुम्हारी जेब में एकदम से हाँ ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है, ये है जॉइंट, ये क्या है? कोऑपरेटिव्स। ठीक, अब तक यहाँ तक ये क्लियर है? सबसे पहले मैंने बोला मनी इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। बेहतर से बेहतर कम चीज़ को बेहतर से बेहतर यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ाई किसी करनी है? मनी की। अब मनी कहाँ से आया इकोनॉमिक्स में? इसको हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बोल दिया। सेक्टर्स ऑफ मनी को हमने आसान पढ़ने के लिए 4 चीज़ों में बांटा। सबसे पहले किस में बांटा? रूपी कहाँ से आया? इसको हमने बांटा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन किया नेचर पे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। डिटेल पिछले क्लास में ही की थी। दूसरा हमने बताया टर्म्स एंड कंडीशन, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तीसरा बोला ओनरशिप। ओनरशिप में पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट वेंचर और कोऑपरेटिव। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का? अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस टेक्निकल चीज़ पे मत जाओ, बस ये समझ लो हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। मतलब मैंने जो घड़ी पहनी है, मैंने जो ये शर्ट पहनी है, तुमने वो जो जूते पहने हैं, उसने वो जो कुछ पहन रखा है, येलो शर्ट ने कुछ पहन रखा है, ये पोडियम है, ये माउस है, सबके रेट अलग अलग क्यों हैं? अगर कोई चीज़ 20,000 की है तो वो 20,000 की क्यों है, 2,000 की क्यों नहीं? ये रेट कैसे डिसाइड होता है इकोनॉमी में? इस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे जब हम समझेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आसान भाषा का मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना सा होता है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, क्या कॉस्ट है, मुझे वो उतने की ही क्यों पड़ रही है, उसके पीछे की साइंस। ठीक,
पक्का समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब, ठीक है? चलो बाय।